हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग अपने टीडीएस में सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट सेशन मैंने आपको बता दिया था सैलरी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हो सकते हैं, मैक्स ऑफ देम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाँ, एक दो पॉइंट बीच में जाहिर सी बात है कि अभी अगर हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग ऑल दोज पॉइंट एट दैट टाइम, विल डिस्कस लेटर ऑन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। ओके, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे टीडीएस से रिलेटेड। चला जाए, देखा जाए। लास्ट सेशन में जो भी मैंने आपको बताया था, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें दिमाग में सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? मैंने आपको कल ये बताया था कि जब हम सैलरी पर टैक्स डिडक्ट करते हैं, तो जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है, जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है सैलरी का, at the time of making the payment the amount of tax must be deducted by the employer. This is the duty of the employer. That's it. और कितना करता है, कैसे करता है, आज उसी की तो चानज है ना। अरे अब तक जो हमने पढ़ा that was the theoretical portion, and before solving the question it was necessary to discuss all those points at that time. चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आपको कितना समझ में आया। यहाँ 10,20,000 दिया है ना। एक पर्सन है, एम्प्लॉय है, जिसकी सैलरी है 10,20,000। अब बताओ उसका एम्प्लॉयर कितना टैक्स डिडक्ट करेगा, ये हमें अब बताना है। ठीक है सर, बता दीजिए। हम क्यों ना इसको 3 पार्ट में करें सर। 3 पार्ट में सॉल्यूशन नंबर, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टीडीएस, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। मैं ना आपको मान लेता हूं जो सैलरी है वो कॉम्प्यूटेड है, मींस सारे के सारे कैलकुलेशन करने के बाद आपके सामने ये रखी गई है। क्लियर? कितनी कितनी मान लेते हैं? एक में है 3 लाख, चलिए 2,40,000, 5,80,000, और ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1, हम इसको यहां पर शामिल कर लेते हैं 10,20,000। दैट्स इट। ये है, अलग कर लिया इसको। ये आपके सामने 3 केसेस हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 2,40,000 हो तो उसका कितना टैक्स डिडक्ट होगा? कॉम्प्यूटेड है, कॉम्प्यूटेड सैलरी है, यानी इसका अल्टीमेट रिजल्ट यही है, 2,40,000 इज द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्शन। 5,80,000 केस नंबर 2 एंड 10,20,000 वॉट एवर द क्वेश्चन इज गिवन टू यू। तो हम क्वेश्चन भी इसी में ही सॉल्व कर लेते हैं, तीनों केस भी समझ में आ जाएंगे कैसे टीडीएस डिडक्ट होता है। अच्छा, टैक्स ऑन अबव, अगर टैक्स का कैलकुलेशन आप करें तो आपको मालूम है अप टू रुपीज 1 लाख 2,50,000, अप टू रुपीज 2,50,000। क्यों ये डबल डबल चल जा रहा है भाई? दैट वुड बी नील। हाँ या ना? तो पहले केस में आपका आंसर क्या आ गया? नील। चलिए, तो पहला वाला केस तो हमारा जीरो हो गया। केस नंबर 1 में हमारे पर कोई टैक्स लगेगा ही नहीं, टैक्स लायबिलिटी बनेगी नहीं एम्प्लॉय के ऊपर। फर्स्ट केस में टैक्स लायबिलिटी तो बनी ही नहीं एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है सर, तो दूसरे केस का टैक्स लायबिलिटी निकाला जाए। अब उसमें से हम लोगों ने 580 में से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें से हम लोगों ने 250 अलग कर लिया, पहला वाला जिस पर हम लोगों ने लिख दिया है नील, यही तो लिखा है नील। चलिए नेक्स्ट 2,50,000 की बात करते हैं। इस पर कितना आ जाएगा सर? 5% के हिसाब से आ जाएगा। अच्छा, और जो रेस्ट बचेगा 80,000, उस पर कितना आ जाएगा सर? 20%। यही तो जानते हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट रुपीज 2,50,000 पर
कितना आ जाएगा? 12,500, यही आ रहा है। नेक्स्ट रुपीज 80,000 पर कितना आ रहा है? 16,000। बोलो ना, लिख दिया। केस नंबर 2 भी ओवर हो गया, मतलब टैक्स लायबिलिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड केस की बात करते हैं, जहां पर टोटल आपका है 10,20,000 और 10,20,000 की टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी? पहला जो 2,50,000 होगा उस पर निकलेगा जीरो, ठीक है सर। नेक्स्ट जो आपका 2,50,000 होगा उस पर निकलेगा 5% के हिसाब से, इसका मतलब 12,500। 5 लाख तक आपने हिसाब किताब तो निपटा लिया भाई साहब। अच्छा, रेस्ट जो 5 लाख बचा, 10 लाख तक, 5 लाख निकलने के बाद 5 लाख और बचा। नाउ वी आर नीडेड टू कॉम्प्यूट एट द रेट ऑफ 20%। नाउ इट कम्स आउट टू रुपीज 1 लाख। सर 10 लाख तक हिसाब हो गया। अब जो बचा, जितना भी बचा उन सब पर 30% लगा लो। कितना आ गया? ये आया आपका हिसाब टैक्स लायबिलिटी। तो नेक्स्ट 2,50,000 पर कितना आया? 12,500 और 1 लाख, ये आ गया 12,500। यहां लिखेंगे नेक्स्ट रुपीज 5 लाख, उस पर 20% के हिसाब से कितना आया था? और रेस्ट रुपीज 20,000 30% के हिसाब से, यही तो आया था। पक्की बात, हमने इनको एक जगह लिख लिया। आते हैं टोटल करते हैं। टोटल पहले में है 0, 28,500, 1,18,500। बोलो ना, इसमें HEC ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? हायर एंड एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से ऐड करेंगे कि नहीं? सर बिल्कुल बनता है 4% के हिसाब से ऐड करना। एक 18,500 पर भी 4% ऐड करेंगे या नहीं? कितना आ जाएगा? ये है टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये एस्टिमेटेड इनकम है, ये एस्टिमेटेड इनकम है एम्प्लॉय की। मेरी बात ढंग से समझ में आई? हाँ सर। अब जरा इस पर टीडीएस कैलकुलेट करें। ये एस्टिमेटेड मैं लिख दूं, टीडीएस फॉर 12 मंथ्स, यही आएगा सर। दोबारा लिखा? हाँ, ये टैक्स डिडक्ट एट सोर्स एम्प्लॉयर करेगा, टीडीएस पर मंथ। यहां निल आ जाएगा, यहां आ जाएगा 10,270, यहां आ जाएगा 2470। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। करना तो हम लोग को केवल केस नंबर 3 था, लेकिन मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस बता दिए ताकि हम लोग को आगे दौड़ने में आसानी हो। चले आगे, नोट हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। कुछ भी इंपॉर्टेंट या न्यू नहीं था इसमें। हाँ, जो आप कैलकुलेट करते हैं वही आपका टीडीएस, जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो टीडीएस में कन्वर्ट हो जाएगी और वो टीडीएस की लायबिलिटी एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी। मतलब उसके रिलेटेड कंप्लायंसेस एम्प्लॉयर को करने पड़ेंगे। जब भी एम्प्लॉयर सैलरी देगा एम्प्लॉय को, उसमें से टीडीएस काट करके बाकी दे देगा और जो टीडीएस काट कर एम्प्लॉयर अपने हाथ में रखेगा वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। If salary is of 10 months at the date of the joining, okay, now the question is saying कि ये जो केस है ना, केस नंबर 3, that doesn't belongs for 12 months, ये केवल और केवल 10 महीने का है। ये कितने महीने का है? 10 months, क्योंकि उसने जो ज्वाइन किया था उसे 1 जून को किया था।
अप्रैल और मई को तो उसको सैलरी मिली नहीं, जून से लेकर नेक्स्ट मार्च तक यानी 10 मंथ्स की सैलरी मिली, और 10 मंथ्स की सैलरी पर जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो तो सेम ही रहेगी। कुछ नया बताइए ना सर। 1,23,240 टैक्स लायबिलिटी तो सेम रहेगी, लेकिन अब एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि चूंकि उसके पास केवल 10 महीने बचे हैं, 2 महीने तो एम्प्लॉय था ही नहीं, जो 10 महीने बचे हैं ये बरोबर बरोबर 10 महीनों में काट लिया जाए, यानी जो टीडीएस होगा वो होगा 12,324, 10 महीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। The total amount of TDS shall be distributed over 10 months equally. That's it. This is your answer. क्या नया था क्वेश्चन नंबर 2 में? चलें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यस सर। कहता है एस्टिमेटेड टैक्सेबल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज 10,20,000 इंक्लूसिव ऑफ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। The employer opts to pay tax on such perquisites. Calculate the amount of TDS. एम्प्लॉयर कहता है भाई मैं पे करूंगा, मैं पे करूंगा, तो भाई करो ना। जो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं, इसके लिए मैंने आपको सेक्शन 10(10)(c) बताया हुआ है, याद होगा। लास्ट सेशन में मैंने आपको इस चीज का हिंट किया था और मैंने कहा था कि अच्छी तरह से तभी समझ में आएगा जब हम लोग इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वो समय आ गया। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? कहता है 10,20,000 है, टोटल एस्टिमेटेड सैलरी। एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। कैश बेनिफिट्स, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स अलग कर ले ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो आगे चलकर। 1,60,000 को मैंने कर दिया अलग, बचा 8,60,000। अच्छा दोनों को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 10,20,000। बिल्कुल ठीक है सर, ऐसे लिख लीजिए 10,20,000। टैक्स ऑन अबव अभी तो निकाला था, ये कितना आया था? 1,18,500 प्लस HEC 4%, कैलकुलेट किया था ना ये, 4,740। टोटल कितना आ गया? 1,23,240। ये टोटल टैक्स लायबिलिटी है। क्वेश्चन क्या कहता है, मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन कहता है एम्प्लॉयर ये कहता है एम्प्लॉय से कि जो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स है ना उस पर टैक्स वो खुद पे करेगा, एम्प्लॉयर खुद पे करेगा नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स पर। इसका मतलब सेक्शन 10(10)(c) ये कहता था जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स के टैक्स का पेमेंट करता है तो एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, एज वेल एज इट विल नॉट बी काउंटेड और कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंडिचर इन द अकाउंट्स ऑफ द एम्प्लॉयर। चलिए हम वहां पर नहीं जाते, सीधे सीधे हम अपने काम की बात करते हैं। अगर समझ में आया बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आया तो मैंने ये चीज आपको सैलरी चैप्टर में डिसाइड पहले ही डिफाइन की हुई है। चलिए क्या कहता है ये कि ये जो 1,60,000 है ना, इसकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी ये एम्प्लॉयर ओन पॉकेट से देगा। और इसकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी
वो टीडीएस के नाम पर वो चार्ज करेगा। बस यही तो बोला उसने। अब तक हम पूरे 10-20 पर टीडीएस चार्ज कर ले रहे थे क्योंकि क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ एम्प्लॉयर बोल रहा है भाई आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स पर वो हम खुद पे करेंगे, आपके जेब से टीडीएस नहीं काटेंगे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो हमें ये बताओ सर जी कि अगर 10,20,000 की टैक्स लायबिलिटी ये है तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना है? ये तो पता चल जाए। तो कहा गया 1,23,240 की लायबिलिटी है, कितने पर? 10,20,000 पर। तो 100 पर कितने की होगी? 12.08। तो एक काम करो, ये 8,60,000 का 12.08 अलग कर लो और 1,60,000 का 12.08 अलग कर लो। तो ये आ गया 19,328 रुपए। इसका मतलब कि जो भी ये टैक्स बना, टोटल टैक्स लायबिलिटी जो भी बनी, इसमें से माइनस कर लेंगे टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। कितना है? 19,328। ये है बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर बर्दाश्त करेगा। TDS for 12 months। TDS पर मंथ कितना आ जाएगा? नियर अबाउट अप्रॉक्स। दिस इज योर आंसर। नहीं, क्या दिक्कत थी इसमें हमको ये बता दो। सर कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है तरीका इसका। सो सिंपल। जल्दी से नोट कर ले फिर हम आगे बढ़े। तो अब इस क्वेश्चन में एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि हम लोग जो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स का टैक्स होता है, टैक्स लायबिलिटी, उसको एम्प्लॉयर अपनी जेब से बर्दाश्त करेगा। कहां से बर्दाश्त करेगा? अपनी जेब से। और ये जब जब वो टीडीएस काटेगा एम्प्लॉय का 8,660, वो तो एम्प्लॉय की जेब से निकाल करके गवर्नमेंट को देगा, लेकिन अपनी भी जेब से उसको हर महीने देना पड़ेगा। वो भी मैं बता दूंगा आपको, डिवाइडेड बाई 12, यानी 1,610 रुपए पर मंथ। ये एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है। ये 1,610 रुपीज पर मंथ एम्प्लॉयर अपनी जेब से देगा और 8,660 ये एम्प्लॉय की जेब से निकालेगा। ठीक है। और 12 महीने में टोटल सरकार को कितना मिलना चाहिए था? 1,23,240। वो आ गया 1,23,240। ये है आपका। तो सरकार को तो पूरा पैसा मिला, कुछ हिस्सा एम्प्लॉयर ने अपने लिए अपने ऊपर से बर्दाश्त करके दिया और कुछ एम्प्लॉय से निकाल करके दिया। कैसे निकाला गया एवरेज रेट ऑफ टैक्स वो समझ में आया होगा। पहले तो भूल जाओ कि कोई एम्प्लॉयर बर्दाश्त कर रहा है। जैसे टैक्स लायबिलिटी एम्प्लॉय की निकलती है नॉर्मल तरीके से, वैसे आप निकाल लो। जो भी टैक्स लायबिलिटी आई एम्प्लॉय की, टोटल इनकम पर इतनी टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम पर इतनी टैक्स लायबिलिटी, तो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स पर कितनी टैक्स लायबिलिटी, वो एम्प्लॉयर बर्दाश्त करेगा। बाकी एम्प्लॉय का सैलरी देते समय माइनस होता जाएगा। दैट्स इट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये आपका 3 था ना। चलिए 4 कहता है, Mr. A was working with X Limited on a salary of 60,000 per month. He resigned on 31st of July and joined Y Limited from 1st August 70,000. Calculate the amount of TDS to be deducted by Y Limited. Y Limited कितना टैक्स डिडक्ट करेगा? असल में यही एक एम्प्लॉय था जो दो जगह काम किया। कुछ समय X के यहाँ काम किया, फिर उसको छोड़ करके वो Y के पास चला गया और रेस्ट ऑफ द पीरियड ही सर्व टू मिस्टर Y।
अब कैसे कैलकुलेशन होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो तय रहा कि दो मालिक, बोलो, सॉल्यूशन 4, एक्स लिमिटेड के यहां काम किया और वाई लिमिटेड के यहां काम किया। उसने 60,000 पर काम किया और उसके यहां 70,000 पर काम किया, जुलाई तक एक के यहां काम किया। अगस्त ऑनवर्ड्स, चलिए नंबर ऑफ मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स। इसके यहां 8 महीना, बोलो पक्का। कहानी क्या हुई होगी, अब ऐसे नहीं देखना है, बड़ी नॉर्मल तरीके से देख लें, टोटल कर लो, उसका टीडीएस निकाल लो, ऐसे नहीं निकालना। पहले तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि जब वो एक्स लिमिटेड के यहाँ काम कर रहा था तो उसका टीडीएस कटा कैसे होगा। मेरी बात समझें, जब एक्स लिमिटेड के यहाँ काम कर रहा था तो उस समय उसकी टोटल एस्टिमेटेड सैलरी कितनी थी? क्योंकि अप्रैल महीने में जब एम्प्लॉयर को टैक्स डिडक्ट करना था, वो तो ये देखेगा भाई मैं तुम्हें 60,000 दे रहा हूं। अप्रैल में मालिक ने क्या सोचा होगा एक्स लिमिटेड ने, देख मैं तुम्हें 60,000 दे रहा हूं, 12 महीना तू काम करेगा। मालिक को क्या पता कि ये 4 महीने बाद छोड़ करके जाने वाला है। न एम्प्लॉयर को मालूम था, हो सकता है एम्प्लॉय को मालूम था, ना बताया हो। मान लेते हैं दोनों इस चीज से अनजान थे, एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे और टोटल एस्टिमेटेड सैलरी एम्प्लॉयर ने निकाली। देख अगर तू इसी तरह से मेरे यहाँ काम करता रहा तो एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल गेट टोटल 7,20,000 सैलरी, यस और नो। अच्छा ये मान लेते हैं कहां गया, ठीक। अच्छा अब इतना एस्टिमेटेड सैलरी हो गया, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लो। नहीं माइनस होगा, हाँ सर 50,000 माइनस कर लें, कितना आ गया 6,70,000 टैक्सेबल सैलरी। अब इस टैक्सेबल सैलरी पर टैक्स ऑन अबव कितना आ जाएगा? भाई पहले के 2.5 लाख पर 0 आ जाएगा, फिर 2.5 लाख पर 12,500 आ जाएगा, फिर 1,70,000 का 20% हो जाएगा यानी 34,000। तो ये हो जाएगा 46,500 टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई इसकी। प्लस एचईसी कर लें इसमें, $1,860, टोटल टीडीएस रिक्वायर्ड, ये मान लें ये रिक्वायर्ड था। एक्स लिमिटेड को इतना टीडीएस काटना था साल भर में, तो टीडीएस पर मंथ कितना, मेरी बात ढंग से सुनते जाएं, डिवाइडेड बाय 12। अच्छा 4,030। अब एम्प्लॉयर को लगा कि भाई मैं उसको सैलरी दूंगा, हर महीने 4,030 काटूंगा, मैं हर महीने 4,030 काटूंगा, एम्प्लॉयर भी। चलो यानी जब अप्रैल महीने में वो सैलरी लेने आया, कब आया अप्रैल महीने में, एक्चुअल टीडीएस अप्रैल महीने में 4,030 कट गया होगा, उसको सैलरी दी 60,000, 4,030 काट करके गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। मई में उसने काम किया,
4030 काट लिया। जून महीने में काम किया, 4030 काट लिया। जब वो जुलाई मंथ की सैलरी देने लगा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, मेरी बात ढंग से समझे, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जुलाई मंथ की सैलरी देने लगा तो एम्प्लॉय ने कहा मैं जा रहा हूं। मालिक ने कहा तू जा रहा है, तू ना जा। उसने कहा नहीं, मेरी जॉब लग गई वाई लिमिटेड में, मैं कहीं नहीं काम कर रहा, 10 बहाने करने लगा और उसने कहा मैं जा रहा हूं, मेरी छुट्टी करो। अब एम्प्लॉयर ने सोचा भाई मुझे तेरे को सैलरी देनी है, टीडीएस काटूं या ना काटूं? तो कहेगा देख, मैंने तेरा टीडीएस आज तक काटा, लेकिन तू तो केवल और केवल 4 महीने ही मेरे यहाँ काम किया और तेरी टोटल सैलरी 240 बनी। अब मुझे तो आगे का पता नहीं कि तू कितना कमा पाएगा कितना नहीं कमा पाएगा। जब तू टोटल 240 ही कमाया है तो इस पर तो टैक्स लायबिलिटी तेरी तो कुछ बनती ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो तू कुछ कमा पाएगा नहीं। मालिक ने सोचा निठल्ला है, नाकारा है, नहीं काम कर पाएगा, या उससे क्या लेना देना, मेरी टोटल मेरे हिसाब से आज तेरा पूरा साल खत्म हो गया, मैंने पूरे साल में तुम्हें 2,40,000 की सैलरी दी, तो इस पर तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कुछ बनती ही नहीं है। और जब टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं है, क्योंकि 4 महीना तूने काम किया, 240 कमाया, टोटल टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। मैंने तो तेरा 3 महीने का टीडीएस काटा, चल इस महीने में कुछ नहीं काटूंगा, पैसा तो वापस कर नहीं सकता क्योंकि तेरा जो टीडीएस काटा था मैंने गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, दैट्स इट। जुलाई महीने में उसका कोई टैक्स नहीं डिडक्ट हुआ। बता सकते हैं कितना टैक्स डिडक्ट हुआ? 12,090। यही हमको आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो हमको ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज भैया, बड़े काम की चीज। तो यहां पर आते हैं, फिर नया चार्ट बनाते हैं। अब वाई लिमिटेड का अलग से बना देते हैं ताकि हौच पौच ना होने पाए। वाई लिमिटेड क्या ड्यूरेशन 8 months, सैलरी पर मंथ, टोटल एस्टिमेटेड सैलरी। अब वाई लिमिटेड को मालूम है बेटा तू 4 महीने वहां काम करके आया है तो तुझे तुझे वहां से कितनी सैलरी मिली? 240। और तू मेरे यहाँ 8 महीने काम करेगा तो तुझे टोटल सैलरी कितनी मिलेगी? 560। अरे बोलो ना, 8 महीने की सैलरी तू मुझसे पाएगा, 4 महीने की तू पा चुका है। तो 9 लाख रुपए हो गई तेरी टोटल सैलरी ईयरली। इसमें से माइनस कर देंगे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर मान लेते हैं नहीं घटा हुआ है, तो अगर मान लेंगे इसमें से डिडक्ट करके है तब तो कोई जरूरत नहीं 50,000 डिडक्ट करने की। हम ऐसे कैसे मान लें? तो ये आ गया आपका टैक्सेबल सैलरी। बोलो, ये ईयरली अब इनकम हो गई उसकी। और टैक्स ऑन अबव कितना आएगा? पहले 2.5 लाख पर आएगा 0, नेक्स्ट 2.5 लाख पर आएगा 5% के हिसाब से। अरे बोलो ना, नेक्स्ट 5 लाख कितना बचा? 3,50,000। इस पर 20% के हिसाब से तो कितना हो गया? 82,500। प्लस कर दें HEC कितने रेट से? टोटल TDS रिक्वायर्ड। अरे बोलो ना, एस्टिमेटेड इनकम पर ये आया 85,800। अब वाई लिमिटेड कहेगा मैं तो तेरा 85,800 टीडीएस काटूंगा। वाई लिमिटेड बोलेगा एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉय बोलेगा ऑलरेडी जो टीडीएस कटा है बेटा, जो एक्स लिमिटेड ने काटा है उसको तो तू माइनस कर दे, तो 12 महीने में कटना था। बात तो सही है, उसने टोटल 12,090 टीडीएस काट लिया है। अब 73,710 73,710 ये टीडीएस टू बी डिडक्टेड। कितने महीनों में? नंबर ऑफ मंथ्स 8, डिवाइड कर लो टीडीएस पर मंथ। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर।
अब आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली हम लोग ये क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं। एग्जाम में अगर आ जाए तो बैठे बैठे मार्क्स मिलते हैं, ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी ओवर हो गया, कोई दिक्कत। चले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक केस और कर लेते हैं, हमसे लगता है छूट गया है, वो भी आपको समझना जरूरी है एग्जाम्पल के तौर पे, आगे आए ना आए। एग्जाम्पल है एस्टिमेटेड सैलरी। ये एग्जाम्पल है, याद रखेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं मैं करवा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन की तरह ही है। मान लेते हैं 4,80,000 है, बस ना, कंप्यूटेड है, टैक्स ऑन अबव। पहले 2,50,000 पर 0, नेक्स्ट कितना बचा, 2,30, $11,500। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत, माइनस कर देंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। याद आया? हाँ सर, उसमें यह था ना, अगर किसी पर्सन इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसको टैक्स या 12,500 जो ज्यादा हो उसका रिबेट मिल जाता है, लेकिन बिना एचईसी को जोड़े हुए। यानी पहले हम टैक्स निकाल लेते हैं, सीधे माइनस कर देते हैं अगर 5 लाख तक का टैक्स लायबिलिटी जितना भी आता है, 12,000 विच एवर इज लेस, विच एवर इज हायर नॉट लेस। तो 12,500 तक का बेनिफिट पूरा मिल जाएगा, 11,500 विच एवर इज हायर, सॉरी सॉरी सॉरी, विच एवर इज लेस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी। हमें दूसरी चीज याद आ रही थी, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। तो आपको अब ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी मैंने एक एग्जांपल करवा दिया। यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी 0 है तो टीडीएस पर मंथ 0 रहेगा। चलो, ये हमें एग्जांपल इसलिए कराना था ताकि आप ये ना कहें कि आपने हमें 87A से रिलेटेड कोई टीडीएस का पॉइंट नहीं बताया। अब देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, मिस्टर ए काम करता है 50,000 पर मंथ पर और उसका हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ रेजिडेंस का है और उसने 1,20,000 पेड किया इंटरेस्ट का, ठीक है। सॉल्यूशन 5। अब अगर आपको कुछ पॉइंट याद हो, देखें क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 50,000 पर मंथ सैलरी है, तो कितना हुआ ईयरली, 6 लाख। हाँ भाई, उसका हाउस प्रॉपर्टी जिस पर उसने इंटरेस्ट दिया 1,20,000 का, माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये हो गया ए। अब आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब सेल्फ रेजिडेंस की एसेट होती है, हाउस प्रॉपर्टी होती है और उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट होता है तो लॉस हो सकता है मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का। याद होगा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ा है आपने कि हाउस प्रॉपर्टी में जो सेल्फ रेजिडेंस से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है, नेट एनुअल वैल्यू उसकी 0 होती है, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में
इंटरेस्ट ऑन लोन पर जो सेल्फ रेजिडेंस की हाउस प्रॉपर्टी होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम पर लॉस हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का। याद आया होगा, बिल्कुल याद आ गया सर। तो यहां पर वही है, एनएवी तो आपका 0 था, जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स पेड वो 0 है, 0 है, नील हो गया, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर भी आपका नील हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन ये चला जाएगा आपका कितना, 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा, ये आया आपका 1,20,000। ये माइनस में है आंसर। क्या टीडीएस के प्रोविजंस के कैलकुलेशन करते समय सैलरी का, क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम कंसीडर करते हैं? सर याद करिए, पुरानी क्लास को अभी लास्ट सेशन में ली थी। हाँ सर, बाकी किसी लॉस को कंसीडर नहीं करते, केवल हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कंसीडर करते हैं। तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, ये हो जाएगा ए प्लस ये हो जाएगा बी। तो ए प्लस बी जरा देखें माइनस करके, 450 माइनस 120, 330। ओके, तो टैक्स ऑन अबव 250 तक माफ होता है, 80,000 का 5% होता है 4,000, माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ओके, आ तो गया रिबेट का क्वेश्चन। आप फालतू में सर टेंशन ले रहे थे। TDS required, that's it, nothing. Question number 5 is over. Question number 6 पर चले। Mr. A is employed with X Limited for rupees 73,000 per month and contributed 36,000 RPF. He furnishes the following details. पीजीबीपी से 1,40,000 है, एक्सपेंसेस है 1,20,000 का, टैक्स है 10% के हिसाब से, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है और टीडीएस ऑन रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20,000। लिख लें इसके आगे लिख लें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो 2 क्वेश्चन अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट आए आपके, एक नॉन मॉनिटरी बेनिफिट वाला और एक ये जो अब चलने वाला है, बाकी सब तो फालतू फालतू के क्वेश्चन थे। सॉल्यूशन 6, कलर चेंज कर देते हैं इस क्वेश्चन में। अब थोड़ा झटका लगने वाला है आपको, मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। 73,000 पर मंथ था सैलरी, ये रहा ना, हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं। $8,76,000 किनारे हो गया, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसको बंद कर दो, ये लिख दो ए। तो हम लोगों ने ये हिस्सा खत्म कर लिया। अच्छा, उसने कहा है पीजीपीपी से 1,40 आया,
और खर्चा कितना हुआ, नेट इनकम कितनी आई पीजीबीपी पर, 20,000, 140 माइनस 20, ये हो गया बी। अरे बोलो ना, खत्म हो गया बी, खत्म करो इसको। इसके अलावा भी कुछ है क्या? अरे इसके अलावा है, दो चीजें। हमको पहले करना था हाउस प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं। हमारा हाउस प्रॉपर्टी है 73,000 का लॉस है और टीडीएस है। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, 73,000। ये हमको जबकि ऊपर लिखना था सेकंड नंबर पे। दैट्स इट, इतना ही है। पक्की बात। अगर मैं आपको यहां साइड में लिख दूं टीडीएस, इस पर लग चुका है 14,000 रुपए का। देखें, ये है ना, ऊपर लिखा है ना 14,000, कहां गया ये। और 20,000 का टीडीएस है आपका हाउस प्रॉपर्टी में। ये ऑलरेडी डिडक्टेड है, मैंने साइड में लिख दिया बस। अब कुछ नहीं कर रहे। अब यहां मैं कैलकुलेट कर रहा हूं टोटल इनकम। $8,26,000 प्लस 20,000 माइनस 73,000, ये आ गया 7,73,000। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट बोला था क्वेश्चन में कि जो आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन है वो 36,000 का, यानी सेक्शन 80C का बेनिफिट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 36,000, देख लेंगे 36,000 ही था ना, तो 7,37,000। ये आपकी टैक्सेबल इनकम है, देख लें। हाँ, 36,000, ये आरपीएफ वाला। अच्छा, टैक्स इस पर कैलकुलेट करें। तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 737 माइनस 5 लाख का 20% प्लस 12,500, 59,900 प्लस HEC 4%, 62,296, total TDS required minus TDS already deducted, कितना है टोटल, इतना बनना चाहिए जिसमें से ये 34,000 ऑलरेडी टीडीएस घटा हुआ है, माइनस कर दो। 28,296 टोटल टीडीएस रिक्वायर्ड। ये आया आंसर टोटल 12 महीने में। तो सर आपने कोई नई चीज बताई कहां, इसमें बिल्कुल नॉर्मल कर लिया। अरे भाई, ठांड रखी ठांड। अब आते हैं क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करते हैं। सर अब फिर सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये गलत था, मैंने ये तो नहीं कहा गलत था, बस आपको समझाना है इसी क्वेश्चन को थोड़े नए तरीके से। सैलरी 8,26,000 कंप्यूटेड है। हाउस प्रॉपर्टी 73,000 लॉस है।
और इस पर टीडीएस घटा हुआ है 20,000, ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, किनारे कर लो बस ना। सर पीजीबीपी भी है, हम नहीं लेंगे पीजीबीपी। क्यों? अरे 2 मिनट शांत रहो भाई, कहानी बाद में सुन लेना, पहले तो इतना समझ लो। हम पीजीबीपी नहीं लेंगे सर, हाउस प्रॉपर्टी। अरे भाई हाउस प्रॉपर्टी तो लेते ही है, लॉस होता है तो। 8,99,000 ये है आपकी टोटल इनकम। माइनस कर दें सेक्शन 80C, ₹8,63,000 टैक्सेबल इनकम, टैक्स ऑन अबव, $85,100 प्लस HEC, TDS already deducted, $20,000 है ना। हाँ, सब कुछ वही किया, केवल एक चीज छोड़ दी हम लोगों ने, वो था पीजीबीपी से रिलेटेड। टीडीएस रिक्वायर्ड। ओफ ओफ, अब जरा देखें दोनों में। जब हम लोगों ने पीजीबीपी को कंसीडर किया था तो टीडीएस कितना आया था, और जब पीजीबीपी को कंसीडर नहीं किया था तो टीडीएस कितना आया टोटल। सोचो कि कोई इनकम ऐड की आपने, मेरी बात ढंग से समझे, आपने इनकम ऐड की लेकिन टीडीएस कम हो गया। इनकम ऐड करने पर टीडीएस बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? सर नॉर्मली इनकम बढ़ने पर, इनकम ऐड करने पर टीडीएस बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। इनकम ऐड की पीजीबीपी की 20,000 और टीडीएस कम हो गया, जबकि वही इनकम हटा दी पीजीबीपी की तो टीडीएस बढ़ गया। रिजल्ट साफ है। तो कहा गया कि अगर किसी हेड ऑफ इनकम, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ दें, अगर किसी हेड ऑफ इनकम के इनकम को जोड़ने के बाद टीडीएस कम हो जाता है तो ऐसी हेड ऑफ इनकम को दरकिनार कर दो। क्या अजीब कंसेप्ट है। टैक्स तो जा चुका है सरकार के खाते में, ये इलॉजिकल है, लेकिन कंसेप्ट यही है। और जरा देखें तो मैंने जब आपको लास्ट टाइम थियरी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था, ये देखिए, हावेवर, मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आ जाएगा। हावेवर दिस शैल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ टैक्स डिडक्टेबल from salary income below the amount that would be so deductible if other income and tax deducted thereon had not been taken into account, except where the loss under the head income from house property has been taken into account। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो ऑलवेज आपको कंसीडर करना है, पहली चीज। अदर देन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी में तब कंसीडर करेंगे किसी दूसरी इनकम को। लॉस तो वैसे भी बाकी हेड्स ऑफ इनकम का कंसीडर नहीं करते, लेकिन इनकम बाकी हेड्स ऑफ इनकम की भी कंसीडर उस समय नहीं करेंगे अगर उनके कंसीडर करने से हमारा टोटल टैक्स डिडक्शन कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो वो काम नहीं करेंगे। देखिए उस समय अगर बताते तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, दिमाग में जाता ही नहीं। अब बड़ी आसानी से ये लाइनें समझ में आ गई, और ये लिख लेंगे आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। An employee gets a salary of 550 from his employer. Apart from the salary, he also gets non-monetary benefits whose valuation is 80,000.
तो टोटल मिलाकर उसको 5, 50 और 80, 6, 30 की टोटल सैलरी मिल रही है परक्विजिट्स के साथ। उसकी टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया, 580 आ गया और यहां पर दिया भी हुआ है। द एम्प्लॉय हैज इन्वेस्टेड 60,000 इन पीपीएफ। अब पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है तो पीपीएफ का माइनस कर दो, 80C का 60,000 माइनस कर दिया। अब उसकी टैक्सेबल सैलरी हो गई, इनकम हो गई 520। इस पर जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं 16,500, 5 लाख के ऊपर की इनकम है इसलिए रिबेट नहीं मिलेगा। एचईसी आप ऐड कर लेते हैं, टोटल टैक्स इतना बना, पर मंथ इतना बना। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में दिक्कत क्या आई? क्वेश्चन नंबर 7 में दिक्कत क्या आई? सर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत आसान सा था, तो कर लेना भाई, हमने कहां कहां नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन अबव क्वेश्चन इफ द एम्प्लॉयर वांट्स टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 192(1)(a। अरे हम करवा चुके हैं आपको क्वेश्चन एवरेज रेट ऑफ टैक्स वाला, कि जब नॉन मॉनिटरी बेनिफिट पर एम्प्लॉयर कहता है हम देंगे टैक्स, तो भैया अच्छा आप देंगे टैक्स, तो एक काम करते हैं, टोटल आपकी सैलरी कितनी बनती है? 580 बनती है ना, टोटल सैलरी कितनी बनती है? 580 बनती है ना, ये रही 580। मानते हैं इस चीज को? हाँ सर। तो 580 की टोटल सैलरी बनी, उस पर टैक्स कितना बना सर? पांच 80 की इनकम में से 80,000 अलग कर लो, 20% यानी 16,000 और 12,500 कितना बनता है? 16,000 और 12,500, 28,500 प्लस 4% एचईसी, 29,640 का टैक्स बनता है। अगर एम्प्लॉयर कहता है मैं नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स का टैक्स दूंगा, तो भैया पहले तो ये मान लो कि टोटल सैलरी एम्प्लॉय के हाथ में ही टैक्सेबल है। तो सैलरी कितनी बनी? 580, उस पर टैक्स कितना आया? 29,640। तो डिवाइडेड बाई 580 यानी टोटल सैलरी पर टैक्स रेट बना 5.11। ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स है, तो इसका मतलब 80,000 का 5.11 निकाल लो। इस पर एम्प्लॉयर खुद टैक्स दे देगा, तो 80,000 हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर टैक्स देगा डिवाइडेड बाई 100, 4,088। इस पर एम्प्लॉयर ये टैक्स खुद देगा। तो जो भी टैक्स लायबिलिटी बनी है 17,160, इसमें से 4,088 की टैक्स लायबिलिटी एम्प्लॉयर अपनी जेब से देगा, बाकी एम्प्लॉय के में से काटेगा। 4,088 टोटल टैक्स कितना बना है? 17,160, उसमें से माइनस कर दो 4,088। एम्प्लॉयर इतना 13,000 को 12 पार्ट में डिवाइड कर लेगा, बात खत्म हो गई। हो गया, आपको मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 तक आप लोग अब देखेंगे, घर पे करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और अब मजेदार क्वेश्चन आने वाले, खत्म हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में, हमारा बेसिक्स भी खत्म हो जाएगा, जो मैंने पिछले सेक्शन में सेक्शन 191, 91 वो भी कवर हो जाएगा, और ये 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे, वो भी कवर हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, सैलरी से रिलेटेड सारे के सारे। सर कितने सेक्शन है और इतना टाइम लगेगा? अरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सैलरी का ही है ना, सबसे ज्यादा टाइम यही ले लेता है ना। आगे जब बढ़ेंगे ना तो एक दिन में 3-3, 4-4 सेक्शन कवर होंगे, उनके न्यूमेरिकल भी कवर होते जाएंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। जो टाइम लगेगा वो केवल और केवल सैलरी यानी सेक्शन 192 और उसके बेसिक्स को समझने में लगता है, टीडीएस के प्रोविजन के, उसके ऊपर कोई टाइम आपका नहीं लगता। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, बहुत आसानी के साथ ये चैप्टर खत्म होगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।